आर्थिक रूप से कोई उनका परिवार सक्षम नहीं था। उसके बाद भी हेडगेवार जी ने चुना राष्ट्र कार्य। उन्होंने कांग्रेस के लिए कार्य किया। कांग्रेस का एक राष्ट्रीय अधिवेशन था, उसके प्रमुख बने, उसकी पूरी महाप्रबंधक थे, पूरी व्यवस्था संभाली। क्रांतिकारियों के लिए उद्बोधन देना, अंग्रेजों के खिलाफ उद्बोधन दिया। 1 साल तक उनको कारागार में डाला गया, जेल में डाला गया डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी को, परम पूजनीय प्रथम सरसंघचालक जी को। वो जेल में रहे। जेल में रहने के बाद, छूटने के बाद भी सतत क्रांतिकारियों के साथ काम करते करते भारत की आजादी के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करते रहे। देखते देखते उनको ये ध्यान में आया कि हमारे देश की नर्व को, हमारे नर्व सिस्टम को समझना पड़ेगा कि हमारा नर्व सिस्टम क्या कह रहा है, हमारी तंत्रिका क्या कह रही है देश की। तो ऐसा ध्यान में आता था कि कुछ लोग भारत माता के लिए लड़ना, भारत माता के लिए जीना चाहते थे, बाकी लोग व्यक्तिवादी हो गए थे। जैसा मैंने आपको बताया कि वो काल इतना, मुगलों से शासन से लड़ने के बाद में, अंग्रेजों से लड़ने के बाद में एक ऐसा काल आया था कि हमें लग रहा था कि हमारा भारत अब कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता, इसलिए व्यक्तिवादी हो गए थे लोग। एक दूसरे के प्रति सब कोई भाव नहीं रखते थे, और ऐसा कहते थे कि 4 हिंदू तब खड़े होते थे जब 5वां कंधे पे होता, या ऐसा कहते थे कि मेंढकों को तराजू में तोलना बहुत आसान काम है। मेंढकों को तराजू में तोलना बहुत आसान काम है, लेकिन हिंदुओं को इकट्ठा करना आसान काम है। जातिवाद में बटे हुए हैं, क्षेत्रवाद में बटे हुए हैं, मुस्लिम आक्रांताओं के कारण अलगाववाद में हम लोग बटे हुए थे। मुस्लिमों ने क्या किया, नहीं, हमको आप ये काम दोगे तो हम आपके आंदोलन में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। हम स्वतंत्रता के आंदोलन में तब आएंगे जब आप हमको ये प्रांत का प्रमुख बनाओगे, हमारे इतने मुस्लिम होना चाहिए। ये जो अलगाववाद पैदा हुआ, इससे डॉक्टर साहब दुखी हो। इस प्रकार की परिस्थिति देखकर उन्होंने कहा कि अगर भारत आजाद भी हुआ तो एक दिन फिर से गुलामी की जंजीरों में जकड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लोग, जीने वाले लोग देश के लिए नहीं जी रहे, समाज के लिए नहीं जी रहे, वो व्यक्तिवादी हो, अपना, अपने को क्या मिल सकता है इस पर काम कर। इस बात को लेकर डॉक्टर साहब ने उस समय हमारे नर्वस सिस्टम को समझा, और नर्वस सिस्टम को समझ के एक व्यक्ति खड़ा होकर यह तय करता है कि हम व्यक्तित्व निर्माण करेंगे। और व्यक्तित्व निर्माण क्यों करना, डॉक्टर जी के बखान के लिए नहीं, क्योंकि उस समय तो संघ था ही नहीं, व्यक्तिवादी नहीं, ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करना कि वो समाज को दे सके, राष्ट्र को दे सके, और पूरे जीवन भर वो राष्ट्र कार्य में लगे रहे। ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 1925 में शाखा प्रारंभ की। एक व्यक्ति तंत्र खड़ा करने का संकल्प लेकर कि इस राष्ट्र को आने वाले समय में, भविष्य में कैसे संभाला जाएगा, इसलिए ऐसे राष्ट्रवाद पुरुष खड़े करना, ऐसे समाज के लोग खड़े करना जो राष्ट्र चिंतन में हमेशा लीन रहे, कार्य कर। और ऐसा करते करते आगे बढ़े। धीरे 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 उन्होंने अपने जैसे कार्यकर्ताओं को गिनना चुनना चालू किया। आप कल्पना कीजिए कि कैसे कैसे कष्ट सहे होंगे। 1925 में जब उन्होंने संघ की शाखा प्रारंभ करी और एकत्रीकरण लगते थे, तो वो किसी प्रवास पर रहते थे, तो रात रात भर सफर करने के बाद में सुबह एकत्रीकरण में पहुंचना है, रात चल रही है, पैदल चल रहे हैं, बैलगाड़ी पे चल रहे हैं, ऐसा करते करते वो उस एकत्रीकरण तक पहुंचते थे। इस एकत्रीकरण की मुख्य भूमिका ऐसी थी कि मुझे एकत्रीकरण में जाना है, मैं भली सफर में पैदल जाऊंगा, बैलगाड़ी से जाऊंगा, बस नहीं मिलेगी तो अकेला जाऊंगा, और जाकर वो उस एकत्रीकरण में खड़े हो। क्यों? क्योंकि मेरा कई कार्यकर्ता मैं इंतजार कर रहा, अपने आप को पूर्ण समर्पित कर कर ऐसा सिंबल तैयार करना कि लोग कहे कि नहीं, हमको भी इस प्रकार का समर्पण करना। पर इसमें मुख्य बात क्या थी, उन्होंने कभी व्यक्तिवादी नहीं बनाया लोगों को। राष्ट्र निर्माण में जो लोग काम कर रहे हैं, ऐसा काम करना आप सभी को, इस पर काम किए। धीरे धीरे कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। एक बार का बहुत अच्छा प्रसंग है, जब डॉक्टर जी रोज सफर पे बस से सफर करते थे और संघ की शाखा लगाने कहीं जाते थे, तो एक साथ 8, 10, 12 युवा उनके साथ जाते थे। अब वो एक वहां पे सफर करने वाला व्यक्ति उनको रोज गाली देता था, रोज गाली देता, अरे तुम लोग किसी काम के नहीं हो, तुम तो इसमें के हो, तुम ऐसा हो वैसा हो, बहुत गंदी गाली। लेकिन वो कभी कुछ बोलते नहीं थे, चुप रहते। रोज सफर पूरा होता था, वो नीचे उतर जाते थे, अपने काम में लग जाते थे, फिर आते थे, फिर वो सफर में आते थे, फिर वो आप शब्द बोलता था, वो चुपचाप रहते।
एक बार ऐसा हुआ कि वो व्यक्ति मिला नहीं। उन्होंने बोला बस में एक व्यक्ति आता था, रोज हमको कुछ ना कुछ नाराजगी व्यक्त करता था, वो दिख नहीं रहा है। डॉक्टर साहब ने 2-3 दिन उस पर ध्यान दिया, फिर ध्यान में आया कि हाँ यार ये व्यक्ति कहीं दिख नहीं रहा है, काम करो पता करो कहाँ गया। तो पता किया कार्यकर्ताओं ने, उसके घर तक पहुंचे, पता चला कि उसके घर में कोई नहीं था, वो अकेला था, वो बीमार था। डॉक्टर जी ने 2 कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई, 2 कार्यकर्ता गए, 2 कार्यकर्ताओं ने जाके उनका पूरे समय ध्यान रखा, उनकी दवाई का, चिकित्सा का, इसका उसका। जब वो 7-8 दिन में ठीक हो गए तो उनकी संघ के प्रति चिंतन समाप्त हो गया कि मैं क्या सोचता था क्या निकला, और वो आगे जाके एक प्रांत के संघ चालक बने। ये डॉक्टर जी का व्यक्ति के प्रति चिंतन, व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ना, व्यक्ति के अंदर अपना भाव कैसे प्रदर्शित हो, इसके लिए पेशेंस कितना था उनके अंदर, आप ये देखिए। नियमित कार्य करना। एक बार एक एकत्रीकरण में जाना था डॉक्टर साहब को, कार्यकर्ताओं का कितना चिंतन था। तो डॉक्टर साहब, एक बस रुकी, अब बस में जगह नहीं थी, एक ही व्यक्ति की जगह थी, बाकी कार्यकर्ता कहां जाते। तो उन्होंने डॉक्टर साहब आप यहां बैठ जाओ, हम बस पे बैठ जाएंगे। तो सारे कार्यकर्ता बस के ऊपर बैठ गए और डॉक्टर साहब अंदर बैठ गए। अब डॉक्टर साहब को ये लग रहा है कि मैं तो नीचे बैठ गया हूं और कार्यकर्ता ऊपर है, कि ऐसा नहीं हो कि कोई की नींद लग जाए या कोई घटना हो जाए। तो डॉक्टर साहब, वो प्रसंग में लिखा हुआ है कि पूरे समय रात भर बस के अंदर से ऊपर कार्यकर्ताओं से बात करते कि कहीं कार्यकर्ताओं को कोई नींद नहीं है। ऐसा अद्भुत चिंतन अपने कार्यकर्ताओं के, ये डॉक्टर साहब ने उस समय। और डॉक्टर साहब रूढ़िवादी नहीं थे। डॉक्टर साहब के एक बहुत अच्छे मित्र थे, उनकी बेटी थी, छोटी बेटी थी, तो उसकी शादी कर रहे थे वो। तो वो शादी के लायक नहीं थी, बहुत उम्र उसकी 10-12 साल हुई होगी उस समय। और जिससे शादी कर रहे थे वो बड़ी उम्र का भी था, पर उन्होंने बोला कि केशव मैं शादी कर रहा हूँ इसकी, क्योंकि मेरे पास आर्थिक स्थिति ऐसी है और ये लड़का मिल रहा है तो मैं शादी कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब अपने प्रवास छोड़कर उस शादी में पहुंचे, वो शादी रुकवाई और उन्होंने कहा कि इस बच्ची की जिम्मेदारी शादी की मैं लेता हूं, पर ये जब सही उम्र में आएगी, शादी के लायक होगी, तब मैं इसकी शादी करूंगा। और डॉक्टर साहब ने उसके बाद में जब वो उस लायक बनी तब उसका विवाह करवाया। ये डॉक्टर जी का चिंतन था समाज के प्रति। आज हम इतना बड़ा वटवृक्ष देख रहे हैं, कभी आपको कल्पना हुई कि ये संघ की शाखा मध्य प्रदेश में किन कष्टों में लगी। संघ की पहली शाखा, ऐसा हम बताते हैं कि महंकाल के परिसर में पहली लगी, लेकिन संघ का कार्य पहली बार कभी चालू हुआ तो वो मक्सी में चालू। मक्सी में हमारे कार्यकर्ता वहां पहुंचे पहली बार। अब मक्सी क्यों उतर गए वो? मक्सी इसलिए उतरे कि उनके पास में उज्जैन तक के टिकट के लिए पैसे नहीं थे। उनका नाम था तिजारे जी। तिजारे जी को नागपुर से भेजा गया कि आपको मालवा प्रांत में कार्य प्रारंभ करना है, और उनके पास इतने पैसे थे कि वो उज्जैन तक नहीं उतरे। उनके पास इतने पैसे थे कि मक्सी पर उनके पास में पैसे खत्म हो गए, मक्सी में उन्होंने अपने आप को छोड़ दिया। मराठी आती थी, हिंदी आती नहीं थी, बोलना आता नहीं था, क्या करें। किसी से बात करते थे तो समझ में नहीं आता था किसी को। 2 दिन तक रेलवे स्टेशन पे ही लेटा रहे। भूख लग रही थी, कौन खाना देगा। तो केले के ठेले के पास में केले वाला जो छिलके निकाल के फेंक देता था, लोग केले खा लेते थे और छिलके फेंक देते थे, वो छिलके की कतरन खाई उन्होंने। उस कतरन खा खा के उन्होंने 2, 3, 4, 5, 6 दिन निकाले। और 6 दिन बाद उन्होंने वहां देखा कि मक्सी में रोज युवाओं की टोली ट्रेन में चढ़ती है और कहीं पढ़ने जाती है और वापस उतरती है। तो जब वो वापस उतर रही थी तो उन्होंने एक को मराठी बोलते हुए देखा, तो वो उसके पीछे लग गए। उसके पीछे लगते 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 उसके घर पहुंच गए। और जब वो वहां पहुंचे तिजारे जी, तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक घर है और उसमें कोई एक आध परिवार मराठी है जिसके यहाँ, तो वहां पहुंच गए। उन्होंने मराठी में बात करी, उनको पहली बार भोजन प्राप्त हुआ 6-7। और वहां से उन्होंने फिर तो युवाओं के साथ रोज जाते थे और उनके साथ ही वापस आ जाते थे। जब तक वो पढ़ते थे तब तक बाहर खड़े रहते थे,
फिर उनके साथ ट्रेन से वापस आते थे। ऐसे दिगंबर राव जी तिजारे ने यहाँ पर अपने मालवा प्रांत में मक्सी में कार्य प्रारंभ किया। मैंने आपको प्रारंभ में एक बात कही थी कि हमें बहुत आसान लगता है कि एक दिन के लिए जाना आना, वंदे मातरम बोलना, भारत माता की जय बोलना, लेकिन उस कष्ट की कल्पना करने की आज आपको इसलिए आवश्यकता है क्योंकि संघ अपने शताब्दी वर्ष की ओर बढ़, हम अपने शताब्दी वर्ष, हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं कि संघ को 100 वर्ष होते हुए देख रहे हैं। इस कल्पना को लेकर हमको चलना चाहिए। और ये जो तब डॉक्टर जी के कार्यकर्ताओं का, तब जाकर इतना तपस्या देखने के बाद में हम देखते हैं कि कार्यकर्ताओं के बीच में किस प्रकार से उनका समर्पण दिखता है। परम पूजनीय द्वितीय सरसंघ चालक गुरु जी ने अपने एक पुस्तक में लिखा कि डॉक्टर जी जब बहुत बीमार थे तो गुरु जी उनकी सेवा में थे, तो श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी उनसे मिलने आए। श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी आए तो उन्होंने बोला मुझे डॉक्टर जी से मिलना है। तो उन्होंने बोला कि भाई साहब उनका तो स्वास्थ्य बहुत खराब है, आप मुझसे बात कहिए, क्या कहना है। बोले नहीं, मेरे को उनसे ही बोला। नहीं, शायद मैं आपका समाधान कर दूं, आप मुझे बताओ। बोले नहीं, मैं इंतजार करता हूँ। बहुत देर तक इंतजार करते रहे। तो बोले मैं कल आता हूँ। फिर वो दूसरे दिन आए, तो दूसरे दिन भी डॉक्टर साहब आराम कर रहे थे। तो उन्होंने बोला आप मुझे समस्या का हल बताएंगे, तो मैं समस्या बताएंगे तो शायद मैं बता पाऊँ, नहीं तो डॉक्टर साहब तो बीमार हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं। बोले अच्छा वैसा वो ऐसे ऐसा विषय है ये। तो उन्होंने ठीक है, आप ऐसा करो, गुरु जी ने बोला आप ये कर लो तो आपका काम हो जाएगा। बोले अच्छा ठीक है। पर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी का कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा। उनने भारी मन से बोल दिया हाँ ठीक है ठीक है, मैं करता हूँ। इतने में डॉक्टर साहब के अंदर से आवाज आई। डॉक्टर साहब ने बोला क्या हुआ। उन्होंने गुरु जी ने कहा कि श्यामा प्रसाद जी आए हैं, वो आपसे मिलना चाह रहे थे। बोले अच्छा ठीक है, उनको भेज। तो डॉक्टर साहब लेटे हुए थे, श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी बैठे, गुरु जी बैठे, और वही बात वही प्रश्न श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने डॉक्टर जी से कहा। डॉक्टर जी ने वही, लेकिन वो बात सुनकर, उस बात को समझकर वो इतने कॉन्फिडेंट हो गए, इतने मन प्रसन्न हो गया, खुश होकर बिल्कुल हाँ हाँ करके निकल गए। गुरु जी को समझ में नहीं आया कि मैंने यही बात तो मैंने भी कही थी, पर अब इनको इतना खुश क्यों हो रहे हैं। तो गुरु जी ने अपने पुस्तक में लिखा कि मैं तब समझ नहीं पाया था, बाद में मेरे को समझ में आया कि डॉक्टर साहब का तब था जिसके कारण कार्यकर्ताओं में इतना कॉन्फिडेंस है। डॉक्टर साहब ने कभी व्यक्तिवादी लोग नहीं बनाए, उन्होंने टोली का निर्माण किया। टोली जो तय करती थी वो होता, मैं जो तय करूंगा ऐसा नहीं। टोली बैठती थी, टोली आई उनसे मिलने के लिए। डॉक्टर साहब हम गुरु पूर्णिमा पे आपका वो करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि गुरु पूजन करना है अच्छी बात है, पर मेरा करना है कि नहीं करना है टोली में बात, मेरा क्यों करना, और मेरा कब तक करोगे आप, ये शरीर तो नश्वर है ना, समाप्त हो जाएगा, और व्यक्ति में तो आप गुण गुण आते रहते हैं, तो इसकी पूजा करना चाहिए कि नहीं। नहीं बोले टोली ने निर्माण किया है, टोली ने तय करा है कि हम लोग कुछ करेंगे। तो बोले गुरु पूर्णिमा बनाना अच्छी बात है, पर गुरु पूजन में किसको गुरु बनाना है ये हम सब मिलकर तय करेंगे। और टोली में तय हुआ कि परम पवित्र भगवा ध्वज को हम हमारा गुरु मानेंगे। इसलिए हम आर्ध सरसंघ चालक प्रणाम करते हैं, पर पूजन किसका करते हैं, परम पवित्र भगवा ध्वज का। ये डॉक्टर साहब ने उस समय तय कर दिया। और सामाजिक समरसता की बात करिए। गांधी जी एक बार वर्धा के एक आरएसएस के कैंप में गए, डॉक्टर साहब लेकर आए उनको, ऐसे ही बैठे थे, आप लोग बैठे, ऐसे गांधी जी बैठे। तो गांधी जी ने पहला प्रश्न किया, आप किस जाति से हैं और आप किस जाति से। तो संघ का कार्यकर्ता एकदम से हतप्रभ रह गया कि ये क्या पूछ रहे जाति वाति। तो उन्होंने बोला कि मेरा नाम ये है। बोला आपकी जाति। बोले नहीं, हमसे कोई पूछता नहीं है यहाँ ऐसा। बोला अच्छा, कोई पूछता ही नहीं। बोला अच्छा, आपको पता है ये किस जाति से। बोले नहीं। बोले ये, बोले हम सब हिंदू हैं, एक है, एक साथ। तो बोले एक साथ भोजन करते। बोले हाँ एक साथ भोजन करते हैं। एक साथ रहते। बोले हाँ एक साथ रहते। गांधी जी ने पूरा शिविर करके बाद में एक बात कही कि मैं जैसा भारत चाहता था, जैसा मैं विचार चाहता था कि आने वाले समय में हमारा भारत वैसा हो, ऐसा काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने करके दिखा। उस समय जातिवाद का इतना भूचाल था हमारे देश के, पर हमारे यहाँ संघ में नहीं पूछता कि कौन किस समाज से है। सामाजिक समरसता का अद्भुत उदाहरण
संघ के अंदर हमको कई वर्षों से देखने को मिला। आप मजे की बात देखिए, संघ में 2.25 लाख से ज्यादा सेवा कार्य चल रहे हैं, पर हम लोग प्रचार करते हैं उसका? कभी प्रचार करते हुए देखा कि आरएसएस ने सेवा भारती का वो काम किया है और ये है और उसके फ्लैक्स लग रहे हैं और वो हो रहा है, ये हो रहा है? कभी प्रचार देखा आपने? अरे भाई, आरएसएस का जो प्रचार विभाग है वो भी अपने आरएसएस का प्रचार करने के लिए नहीं, वो भी राष्ट्रीय विचारों का प्रचार करने के लिए। जब मैं प्रचार प्रमुख था तो मेरे को अभी बोलता था, भाई साहब देखो ये फोटो आया। अरे फोटो नहीं चाहिए, बोला क्या गया वो विचार आना चाहिए। मतलब डॉक्टर साहब ने उस समय संपर्क विभाग अकेले ने देखा, पत्रकारों से उनके अच्छे संबंध थे, उनके बड़े बड़े अधिकारियों से बहुत अच्छे संबंध थे, वो सही बात रखते थे, सबके सामने रखते थे और दिशा निर्देश देते थे। ये परम पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर हेडगेवार जी की बहुत बड़ी क्वालिटी थी। और जब 1940 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक अखिल भारतीय बैठक हुई तो उसमें डॉक्टर जी ने घोषणा करी कि मैं एक लघु भारत यहाँ देख रहा हूँ और मैं इसको देखकर प्रसन्न हूँ कि हर प्रांत से वहां पर उपस्थिति थी। मेरा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है वो हर देश के हर कोने तक पहुंच गया। 15 वर्ष के अंदर उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऐसे कार्यकर्ता जो समाज जीवन को लेकर जिए, ऐसे पूरे देश भर में फैला दिए। जैसा एक दिगंबर राव जी तिजारे का मैंने उदाहरण दिया अपने मालवा प्रांत के लिए। आप कल्पना कीजिए कि असम में, केरल में, कर्नाटक में कैसे काम किया हो और कैसे सकारात्मक कार्य किया। अब मूल बात यह है कि हम उस वट वृक्ष की शाखा के कार्यकर्ता, उस एक चिंतन को लेकर जो एक विचार लेकर चला था, आज पूरे विश्व में 45 देशों में जिसके लिए शाखाएं और कार्य चल रहा है, पूरा विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बन गया। बनाने वाला उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं एक कार्यकर्ता हूं। ये कितनी बड़ी प्रसन्नता की बात है, आप देख पा रहे हैं उसको। जैसे भगवान राम मंदिर को हम बनते हुए देख रहे हैं तो हमारे लिए कितना सौभाग्य का विषय है। ऐसे ही आप देखिए 2024 में रामलला विराजेंगे और 2025 में हम संघ के 100 वर्ष पूर्ण कर लेंगे। कैसा कैसा अपने आप में एक अलग अनोखा कार्य बन रहा है। तो इस कल्पना को अपने को सबको ध्यान रखना चाहिए। और इसमें कितना संघर्ष रहा, इसमें कितने लोगों ने अपना जीवन को समर्पित किया, तब जाके हम ये दिन देख पा रहे हैं। तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? डॉक्टर जी का जीवन, डॉक्टर जी का चिंतन आज भी हमारे कार्यकर्ताओं में देखने को मिलता है। एक उदाहरण देता हूं, कोरोना काल आया, देश के अंदर इतना भयंकर कोरोना काल की कोई आस पड़ोस किसी से मिलने जुलने का ही मना था। ऐसे में संघ का कार्यकर्ता जमीन पे खड़ा था, आप सब खड़े थे, हम भी खड़े थे। हम सबने मिलकर यह तय करा कि हमको समाज के बीच में खड़ा और समाज के लिए काम करना है। और हर कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी गई उसने वो किया, काम किया। एक कार्यकर्ता रोज जो सूखा अनाज बांटता था, हम सबने बांटा है, वो रोज बांटता था। मुख्य शिक्षक नगर कार्यवाह जी के साथ मिलकर वो रोज बांटता था। मतलब किनको बांटना? जिनके घर में भोजन नहीं है, उनके घर सूखा भोजन वो खुद देकर आता था। 7-8 दिन, 15 दिन, 20 दिन सेवा करने के बाद में एकदम से वो गायब हो गया। मुख्य शिक्षक कार्यवाह और नगर कार्यवाह जी को चिंता हुई कि भाई वो कार्यकर्ता दिख नहीं रहा है, कहाँ गया? बोले नहीं होगा कुछ, 1-2 दिन में आ जाएंगे। 3-4 दिन तक नहीं आए। तो भैया उन्होंने पता करो परिवार में क्या स्थिति है। तो परिवार में गए तो उन्होंने भाई साहब मैं अभी कुछ दिन और नहीं आ पाऊंगा। तो उन्हें समस्या क्या है? तो उन्होंने कहा कि मेरे घर में राशन समाप्त हो गया, तो मैं मेरे घर की चिंता में लगा हूं कि उनको भोजन कैसे होगा, क्या होगा, तो उस व्यवस्था को बना दूंगा, तो फिर मैं वापस आपके पास आऊंगा। एक कार्यकर्ता जो रोज राशन बांट रहा है गरीब परिवारों में जाके, रोज अपने हाथों से 400 परिवार, 500 परिवार में राशन बांट रहा है, वो अपने परिवार के में राशन लेकर नहीं जा रहा है, क्योंकि ये उसके लिए नहीं है, ये समाज के लिए। ये अभी मैं लेटेस्ट उदाहरण दे रहा हूं संघ का। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा समर्पण है। ये डॉक्टर जी के जीवन चिंतन से हम सबको प्राप्त होता है। आज बताइए इंदौर में 300 शाखाएं लगती है सब मिला के, महाविद्यालय विद्यार्थी को, प्रभात को, सायन को, सब मिला के।
और इसका एवरेज निकाले तो एक शाखा पे 15-20 संख्या ऐसे रहती है, यानी 4,500 से ज्यादा कार्यकर्ता रोज घर से निकलकर देश और समाज के लिए काम करते हैं। तो हमारे 100 वर्ष हो रहे हैं, कितनी प्रसन्नता की बात है। हम लोगों के लिए, देश में, समाज के लिए हम काम करते हैं, कितनी प्रसन्नता की बात है। तो 100 वर्ष के बाद क्या करना, हो गया काम, हिंदू राष्ट्र हो गया क्या? बहुत चुनौतियां हमारे सामने, सामाजिक समरसता की चुनौती। आज क्या हुआ, धारा 370 हट गई, भगवान रामलला अपने मंदिर में विराजने वाले हैं। हमने पाकिस्तान को जाकर 2 बार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया, चीन की हालत खराब कर दी। लेकिन इन सबके बीच में हमारे देश में बवंडर चालू हो गया, विद्रोह का बवंडर। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगने लगा है कि अब देश और समाज के अंदर सारी चीजें ऐसी हो गई कि हमारे पास कुछ नहीं बचा है, तो अब हम विद्रोह करके, लड़ाई लड़के, संघर्ष करके इस पूरे देश का सिस्टम बिगाड़ेंगे और जाने वाले समय में कोहतुल पैदा करेंगे, जिससे लोग डर जाए और डर के अपने घरों में बैठ जाए, राष्ट्र सेवा, समाज सेवा से दूर हो जाए। आपने उदयपुर का उदाहरण देखा होगा, एक दर्जी की गर्दन काट दी। मैं थोड़ा बहुत सोशल मीडिया के बारे में जानता हूं। मैंने देखा कि जब से वो गर्दन कटी, तब से सोशल मीडिया ने इस प्रकार की, कई लोगों ने पोस्ट डालने से डर गए, डालने छोड़ दी। उनको ऐसा लगता है कि कहीं डालेंगे हम पर नहीं आ जाए। मतलब एक केस पूरे देश में कितना बड़ा कहर बरपा सकता है, और अगर इस प्रकार का विद्रोह चालू हुआ तो हमारा हिंदू समाज तैयार नहीं है उसके लिए। और हमारे को आवश्यकता क्या है, हमारे मोहल्ले को हमारा देश समझना, हमारी गली को हमारा राष्ट्र समझना, कि वहां पर संघर्ष नहीं हो जाए। बस इतना सा काम हम सबने मिलकर कर लिया तो इस देश को कोई आग नहीं माना तो समझ लीजिए किसी भी दिन आग लग जाएगी। इसलिए हमारी सक्रियता 100 वर्ष होने पर कैसी होना। मैं हमेशा बोलता हूं कि मेरे को पान की दुकान पे खड़े थे, खोखट खड़े थे, समय नहीं था तो शाखा में आ गए, रिटायर्ड हो गए तो शाखा में आ गए, फ्री है तो हम चलो अभी शाखा में चले जाते हैं। ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं। देश और समाज में अब क्वालिटी समय देने वाले, इस देश की रक्षा करने वाले, इस देश के और समाज के लिए जीने वाले लोग, और अपना जो टैलेंट है वो संघ में झोंकने वाले, राष्ट्र में झोंकने वाले लोगों की आवश्यकता है। हम सब 100 वर्ष होने पर एक भूमिका में हो संघ की। मैं संघ का कार्यकर्ता रहा हूं, और जब संघ को 100 वर्ष हो रहे थे तो मैं जिम्मेदारी पे था। मैंने एक सामान्य कार्यकर्ता होकर ये संघ का काम किया, मैंने जिम्मेदार होकर ये काम किया। ये चीज हमारे अंदर हमेशा चलना चाहिए, तब हम डॉक्टर जी, गुरु जी के जीवन को अपने अंदर उतार पाएंगे और उस राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग कर पाएंगे। आप सोचिए, 4-5 हजार कार्यकर्ता किसी किसी संगठन का निकलते हैं। सेवा भारती हमारी इतना 2.25 लाख वो चला रही है, और वो ये नहीं कहते हैं कि हम आपकी सेवा कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि हम आपके पास जो कर रहे हैं आपका स्वाभिमान जिंदा रखते हो, स्वाभिमान समाप्त नहीं होता। और बोलते हैं कि हम आपको जो दे रहे हैं वो एक दिन आप यहाँ के पढ़ा के खुद दे देना। इसको कहते हैं सही सेवा। हम लोग किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराते, हम लोग सेवा करते हैं तो सेवा मानवीय जीवन में रहे इस प्रकार। पर्यावरण को लिया तो पर्यावरण कैसे जीना, इस पर हमारे कार्यकर्ता पहले जीते तब काम। किसको पड़ी है सामाजिक समरसता पे काम करने की? अरे भाई देश के काम आएगा ना भाई। अगर ये सेवा सेवा हो रही है, किसके काम आ रही है? सेवा किसकी हो रही है? देश के कार्यकर्ताओं की हो रही है, अपने नागरिकों की हो रही है। ये संघ का इतना मूल विचार जो है, इसको हमेशा अपने अंदर रखते हुए चलिए कि संघ आखिर करता किसके लिए? सब समाज के लिए। संघ का खुद का क्या है? डॉक्टर हेडगेवार जी ने कभी खुद को स्थापित करने के लिए या आरएसएस को स्थापित करने के लिए आरएसएस की स्थापना कभी नहीं की। समाज में संघ दिखे, संघ में समाज दिखे, एक रूप हो जाए, इसलिए उन्होंने स्थापना की। और आज हम देखते हैं हमारे कार्यकर्ताओं का व्यक्तित्व दिखता है। जब हम हजारों की भीड़ में खड़े रहते तो हम पहचान का कार्यकर्ता। ये व्यक्तित्व जो हमारा है, ये इसलिए है कि हमारे अंदर रोज समर्पण दिखा दिखाकर राष्ट्र जीवन को कैसे जीना, हमारे परिवार को राष्ट्र जीवन में कैसे लगाना, ये काम है। तो मेरी आप सबसे अंतिम विनती यही है कि दिगंबर जी तिजारे ने जो कार्य इस मालवा की माटी में चालू किया,
और डॉक्टर हेडगेवार की जो विचार जो हमारे साथ है वो अपने अंदर जीवंत रखते हुए हम लोग आपस में एक दूसरे से हमेशा प्रोफेशनल बात नहीं करें, या वो शाखा जाना है, वो व्यवस्था मिल गई है, वो ऐसा हो गया है, क्या वो कार्यक्रम नहीं, इसके अतिरिक्त एक दूसरे से मिलना जुलना, एक दूसरे के परिवार से संपर्क रखना और पूरे परिवार को संघ का स्वयंसेवक बनाना। और मैंने आखिरी में कहा कि अपने मोहल्ले को अपना देश, अपना समाज समझना और उसके राष्ट्र जीवन के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं इस पर चिंतन करना। इसलिए हम बोलते हैं थिंक ग्लोबली और एक्ट लोकली। लोकल क्या है? हमारा मोहल्ला, हमारी गली, हमारा नगर, उस पर देश है, समाज है। और उसकी कोई भी चुनौती होगी तो सबसे पहले समाज किसकी ओर देखेगा? आपकी ओर, क्योंकि आप संघ के कार्यकर्ता हो। हम यहां से ये विचार लेकर जाएं कि आने वाले शताब्दी वर्ष में हम सब गौरव प्राप्त करें कि हम 100 वर्ष होते हुए संघ को देख रहे हैं और उसके साथ साथ राष्ट्र जीवन में हम सक्रिय भूमिका में उस समय रहेंगे। ये संकल्पना हमारी हो।